नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल देवभूमि करियर पॉइंट पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो आज देखेंगे उत्तराखंड जीके पीवाईक्यू टेस्ट पार्ट 46 यानी कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। देखिए यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट है हमारी पीवाईक्यू वाली, जिसमें उत्तराखंड जीके, सामान्य हिंदी और जीएस के पीवाईक्यू मैंने आपको कराए हैं। पिछले 3-4 महीने पहले मैंने ये सीरीज आपको दी थी, जिसमें मैं 2024 तक के जितने भी आपके यूके ट्रिपल एससी एंड यूके पीएससी के पेपर हुए हैं उसमें उत्तराखंड जी के, सामान्य हिंदी और जीएस के जो प्रश्न पूछे गए महत्वपूर्ण, उनको मैंने करवा दिया था। अब 2025 में जो भी एग्जाम हुए हैं और उसमें जो भी पीवाईक्यू बने हैं, हिंदी का हाल में मैंने आपको दिया, उत्तराखंड के भी 1-2 टेस्ट और दूंगा मैं, जिसमें 2025 के पूरे यूके जी के पीवाईक्यू कवर कर लेंगे। ऐसे जीएस की भी 1-2 टेस्ट और देंगे, ठीक है। तो इसकी प्लेलिस्ट को भी आप फॉलो करना, पिछले 5 सालों के सभी पीवाईक्यू आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखेंगे आज यूके जी के पीवाईक्यू पार्ट 46। इसके अलावा चैनल पे जो करंट अफेयर्स एग्जाम रोज आ रहा है, रिवीजन महाकुंभ क्लासेस, स्पेशल फैक्ट क्लासेस और स्पेशली हमारी टेस्ट सीरीज, जो कि हमारा कह सकते हैं यूएसपी है, ठीक है। हमारी यूएसपी ही टेस्ट सीरीज है यूट्यूब वाली, जो मैं आपको देता हूँ उत्तराखंड जी के, सामान्य हिंदी और जीएस की टेस्ट सीरीज को तो अवश्य फॉलो कीजिएगा। चलिए शुरुआत करेंगे आज के सेशन की यूके जी के पीवाईक्यू 46। पहला क्वेश्चन है, देखिए इसमें, निम्न में से किसने टिहरी रियासत के खिलाफ विद्रोह में भाग नहीं लिया था। ये क्वेश्चन आपका जूनियर असिस्टेंट एग्जाम में बना था 2025 वाले में। तो साफ पता चल रहा है, देखिए इसमें ऑप्शन डी कल्याण चंद। अब कल्याण चंद चंद वंश का शासक था और टिहरी रियासत तो बहुत बात की है, तो समझने वाली बात है, जब तक टिहरी रियासत आई तब तक तो चंद वंश खत्म हो चुका था ना, तो कल्याण चंद तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो डी आंसर हो जाएगा इसका कल्याण चंद। बाकी इसमें श्रीदेव सुमन थे, नागेंद्र सकलानी थे, मोलू भंडारी जी थे, जिनको मोलू राम भी कहा जाता है, ठीक है, और भी बहुत से लोग थे इसमें। नेक्स्ट देखिए, किस पुराण में महर्षि वेद व्यास ने गढ़वाल के 4 धामों का सविस्तार वर्णन किया। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए आज इंग्लिश में भी है, आप देख लीजिएगा। तो इनमें से कौन सा पुराण है जिसमें महर्षि वेद व्यास, इन्होंने गढ़वाल के 4 धामों का वर्णन किया। 4 धाम कौन से गढ़वाल के? यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, ठीक है। तो ये 4 धाम है। इन चारों धामों का वर्णन किया गया किसमें? स्कंद पुराण में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, स्कंद पुराण। आप सभी को पता है दोस्तों, स्कंद पुराण जो है, स्कंद पुराण में गढ़वाल जो क्षेत्र है, स्कंद पुराण में गढ़वाल क्षेत्र को केदार खंड बोला गया है। गढ़वाल का जो भूभाग है उसको केदार खंड बोला गया है। और स्कंद पुराण में कुमाऊं का जो क्षेत्र है, कुमाऊं के क्षेत्र को क्या बोला गया है? मानस खंड, ठीक है। अब देखिए, इसी स्कंद पुराण में गढ़वाल के 4 धामों का क्रम, गढ़वाल में 4 धामों का क्रम भी आपको पता होना चाहिए। क्रम होता है 4 धामों का वाई, जी, के और बी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। कोई भी देखिए, अगर यात्री आता है या अगर आप जा रहे हैं, अगर आप चाहते हैं उत्तराखंड के चारों धामों की यात्रा की जाए, तो इसका जो साइकिल है, सबसे पहले यमुनोत्री, फिर गंगोत्री, फिर आपका केदारनाथ, फिर बद्रीनाथ में यात्रा समाप्त हो जाती है, ठीक है। तो 4 धामों की यात्रा करने का क्रम है। चलिए नेक्स्ट देखिए, डुंगी पैंतोली जो आंदोलन था किससे संबंधित था। तो अगर आपने उत्तराखंड में वन आंदोलन वाली वीडियो देखी है मेरी, तो आपको पता होगा डुंगी पैंतोली जो आंदोलन था, ये बांज के जंगलों को उद्यान विभाग को हस्तांतरित करने के लिए आंदोलन उपजा था। 1994 के आसपास ये आंदोलन हुआ था, 1994 के आसपास, ठीक है। कहां पे हुआ था? चमोली जनपद में। तो उत्तराखंड के चमोली जनपद में 1994 में स्थानीय महिलाओं ने इस आंदोलन को शुरू किया था। महिलाओं का कहना था कि जो बांज का जंगल है भाई, इसको छोड़ दो, ठीक है, बांज का जंगल हमें चाहिए, क्योंकि बांज वृक्ष को उत्तराखंड में ग्रीन गोल्ड कहा जाता है, हरा सोना। हरा सोना इसलिए कहा जाता है भाई, बांज की जो पत्तियां होती है, हरी पत्तियों से चारा बनता है। सूखी पत्तियां जो होती हैं, इससे आपकी ऑर्गेनिक खाद बनती है, ठीक है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बनती है। बांज की जो सूखी लकड़ियां होती है, ईंधन के रूप में काम आती है, ठीक है। बांज के जो और भी चीजें बांज से मिलती है, जैसे बांज की जो जगह होती है, बांज का जो पेड़ होता है, ये पानी का संरक्षण करता है। तो बांज के जंगलों में हमको क्या मिलेगा? पानी का धारा, स्प्रिंग वाटर अवश्य मिलेगा, ठीक है, कोई स्रोत जरूर होगा वहां पे। तो बांज का जंगल मल्टीपर्पज है। इसके अलावा देखिए, बांज की कच्ची लकड़ियों का भी प्रयोग किया जाता है कुछ विशिष्ट उपकरण बनाने में, जैसे कुदाल का हैंडल बनाने में, इसके अलावा हसिया का हैंडल बनाने में। तो बांज जो है ना, ओवरऑल बहुत ही महत्वपूर्ण वृक्ष माना जाता है पर्वतीय अंचल में, इसलिए इसको ग्रीन गोल्ड कहा जाता है, हरा सोना, ठीक है। तो जब हमारे डुंगी पैंतोली क्षेत्र में चमोली के 94 में क्या हो रहा था, जो बांज का जंगल था उद्यान विभाग अपने अंदर ले जा रहा था, तो उद्यान विभाग को हस्तांतरित नहीं हो वो जंगल, इसलिए ये आंदोलन किया गया था। महिलाओं ने यहाँ पर
पर्यावरण के लिए आंदोलन किया था उसमें। ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें, ठीक है, सी आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आपका, विच वॉर मेमोरियल यहाँ पर आपका बना था आंगल गोरखा युद्ध के दौरान। तो ये क्वेश्चन देखिए, मैं आंगल गोरखा युद्ध आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, आप सभी को पता है आंगल गोरखा युद्ध कब हुआ था। औपनिवेशिक संघर्ष उत्तराखंड में 1814 में, ठीक है। और आंगल गोरखा युद्ध 1814 से लेकर 1816 तक चला, जब तक सिंगोली की संधि की पुष्टि नहीं हो गई। हालांकि 1815 में भी सिंगोली की संधि होती है अल्मोड़ा में, लेकिन नेपाल राजदरबार उसको एक्सेप्ट नहीं करता उसमें। बाद में फिर गजानंद उपाध्याय वगैरह जो आते हैं, इनके द्वारा यहाँ पर इसको एक्सेप्ट किया जाता है ना बाद में, ठीक है। तो 1814 से 16 तक आंगल गोरखा युद्ध चला था। सबसे पहले जो इन्वेड हुआ था आंगल गोरखा का, तो अंग्रेजों ने अटैक किया था देहरादून में। देहरादून में एक जगह थी नाला पानी, नाला पानी में गोरखाओं का खलंगा किला था, ठीक है। खलंगा युद्ध में आपका गोरखाओं को लीड कर रहा था बलभद्र थापा और अंग्रेजों को लीड कर रहा था गिलेस्पी। तो यहाँ पर गिलेस्पी की मृत्यु हो जाती है, और गिलेस्पी की मृत्यु और बाद में बलभद्र थापा भी लड़ते हुए हिमाचल प्रदेश में शहीद हो जाते हैं, वहां पे तो बच जाता है वो। इन दोनों की जो टक्कर थी ना, उसको सम्मान देने के लिए ब्रिटिशर्स ने खलंगा वॉर मेमोरियल बनाया। दोनों के बारे में वहां पे लिखा गया है, कैसे कुछ सैनिकों के साथ गोरखा सैनिकों ने बहुत चैलेंज दिया था यहाँ पे, बहुत ही ज्यादा मतलब उनको टक्कर दी थी, अंग्रेजों के पसीने छूट गए थे। फिर बाद में उन्होंने पानी की सप्लाई बंद की, तो तब जाके वो काबू पाए। अगर देखिए, निम्न में से उत्तराखंड के किस शिलालेख में यूनानी राजाओं के नाम का उल्लेख है। ये क्वेश्चन आपको मैं करवा चुका हूँ, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए जो कालसी का शिलालेख है ना, अशोक वाला शिलालेख, अशोक के कालसी शिलालेख में 5 यवन राजाओं का उल्लेख मिलता है, ठीक है। 5 यवन राजा, ग्रीक के जो 5 राजा हैं उनका उल्लेख है। तो सी आंसर इसका सही हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण है, अच्छे से याद रखना है। और कौन कौन से 5 यूनानी राजा, इसको भी अगर आप नोट करना है तो कर लीजिए, ठीक है। एक तो इसमें टॉलमी, मेन राजा जो है टॉलमी, ठीक है। एंटीओकस टॉलमी हो गया, मगस हो गया, ठीक है, एंटीनोगस हो गया, एंटीनोकस हो गया, और आपका एक अलेक्जेंडर है, ठीक है। अब इसी से देखिए क्वेश्चन निकल के आया था, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये निकल के आया था कि अशोक ने किस शिलालेख में स्वयं को मिस्र के राजा टॉलमी का समकालीन बताया। बना था ना एग्जाम, जो आपकी एग्जाम होना है आपका स्नातक स्तरीय परीक्षा में, आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि अशोक ने किस शिलालेख में स्वयं को टॉलमी के समकालीन बताया। तो ये आपका अशोक ने बताया किसमें, 13वें शिलालेख में, ठीक है। अशोक का जो 13वां शिलालेख है उसमें बताया। तो 5 यवन राजाओं का उल्लेख मिलता है कालसी अभिलेख में या शिलालेख में। नेक्स्ट देखिए, उत्तराखंड में निम्न घटनाओं को आपने क्या करना है, चलिए थोड़ा और नीचे कर देते हैं, इसको जूम कर आउट करते हैं। इतना उत्तराखंड की जो घटना है ना, इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लगाना है इसका, ठीक है, कालक्रम जो हुआ था। तो बताइए, खटीमा, सबसे पहले बाटा घाट कांड। बाटा घाट कांड आपका कब हुआ था, 15 सितंबर 1994 को। ये बाटा घाट कांड मसूरी से नीचे हुआ था। मसूरी गोलीकांड कब हुआ था, तो मसूरी में आपकी घटना हुई थी 2 सितंबर को, 2 सितंबर 1994 को। खटीमा में घटना हुई थी इससे एक दिन पहले 1 सितंबर को, और इसी खटीमा वाली घटना का विरोध किया जा रहा था मसूरी में, तो यहाँ पर भी गोली चला दी गई। रामपुर तिराहा कांड जो आपका हुआ था, ये आपका हुआ था 2 अक्टूबर 1994 को, 1994 को। तो इस हिसाब से कोड चुन लीजिए आप, राइट आंसर हो जाएगा इसका 3, 2, 1, 4, ठीक है। तो 3, 2, 1 और 4 कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में, ठीक है। अब देखिए पूरी कहानी क्या है। सबसे पहले पृथक राज्य आंदोलन को लेकर खटीमा में आपका प्रदर्शन हो रहा था, वहां पर गोली चला दी गई। खटीमा वाली घटना का विरोध करने के लिए मसूरी में प्रदर्शन हुआ, वहां पे भी गोली चला दी गई। उसके बाद देखिए मसूरी में कुछ आसपास के लोग घुसना चाह रहे थे, तो मसूरी के से नीचे बाटा घाटा था, वहां पर रोका गया भीड़ को, वहां पर भी कांड हो गया, बाटा घाटा कांड इसको कहा जाता है। उसके बाद प्रदर्शनकारी पृथक राज्य के लिए दिल्ली जा रहे थे, तो दिल्ली जाने से पूर्व ही उनको रामपुर तिराहे मुजफ्फरनगर में रोक दिया गया। और वहां पर क्या हुआ, मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, 2 अक्टूबर। अगला देखिए, निम्न में से किसने पांडुकेश्वर ताम्र पत्रों को ट्रांसलेशन किया था, ठीक है। तो बताइए कौन व्यक्ति इनमें से जिसने पांडुकेश्वर से प्राप्त जो ताम्र लिखे हैं उसका लिप्यंतरण किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था ये किया था आपका मधुकर केशव धवलीकर ने, ठीक है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है मधुकर केशव धवलीकर ने। कौन है मधुकर केशव धवलीकर, तो ये प्रसिद्ध भारतीय पुरातत्वविद और पुरालेख शास्त्री हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। पांडुकेश्वर कहाँ पड़ता है, तो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र चमोली, महत्वपूर्ण है, पांडुकेश्वर नामक स्थान पे, ठीक है। बद्रीनाथ जब आप जाते हैं ना, बद्रीनाथ से पहले आता है ना पांडुकेश्वर,
तो इस पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में किस वंश का हमको इतिहास प्राप्त चलता है? तो इसमें हमको कत्यूरी वंश का इतिहास प्राप्त चलता है। कत्यूरी वंश, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र। अगला देखिए, निम्न कथनों पर विचार करना है आपने और सही स्टेटमेंट चुननी है। पहला कथन है, चंद काल में नर्तक और नर्तकियों के लिए बाजदार कर लिया जाता था। ठीक है, तो जो उसमें नर्तक और नर्तकियां होती थी उसके लिए बजदार नामक एक टैक्स था, वजनदार टैक्स भी इसको कहा जाता था। पहला तो इसमें आपका जो कथन है, ठीक है, नहीं नहीं, पहला वजनदार नहीं था इसमें, ये बिल्कुल गलत है। चंद काल में नर्तक और नर्तकियों के लिए वजनदार कर नहीं था। ठीक है, चंद काल में महाजन के लिए बजनिया कर था, ये आपका गलत है। ये बजनिया कर था, ये यहाँ पे था बजनिया। नर्तक और नर्तकियों के लिए बजनिया कर ऊपर था। ठीक है, पहला वाला स्टेटमेंट गलत, दूसरा पीस में गलत हो जाएगा। ठीक है, महाजन कौन होता था? जो ब्याज पर पैसे देता था किसान वगैरह को। ठीक है, सूदखोर जिसको कहा जाता था, ब्याज पे पैसे देने वाला जो सेठ होता था उसको महाजन कहा जाता था। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट इसमें गलत हो जाएंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, बोथ आर इनकरेक्ट। चलिए, चंद शासन काल के जो टैक्सेस हैं, मैंने इस पे कई बार आपको वीडियोस दिए और आपको अच्छे से बोला है कि कितने टैक्स आपको याद रखना है, कि जैसे ज्यूलिया कर तक क्या था, सिरती क्या था, राकिया, बैकर, कूत, मांगा, रतंगली क्या था, ठीक है, रंतगली क्या था, और ऐसे बजनिया टैक्स हो, यहाँ पे कटक टैक्स, श्यूक, खेमी कपिलनी, टांडकर, मिजारी टैक्स, मौकर, ठीक है, डाला, पौरी, बहुत से टैक्सेस मैंने बताया, आप देखिएगा वो वीडियो। चंद वंश के राजा बाज बहादुर चंद के तिब्बत अभियान का निम्न में से क्या उद्देश्य था? तो बाज बहादुर चंद, जिसको बाजा भी कहा जाता है, बाज बहादुर चंद ने तिब्बत का अभियान किया था। और इस तिब्बत अभियान को करने का मेन रीजन क्या था इसमें से? तो मेन रीजन था, जो भी हमारे श्रद्धालु कैलाश मानसरोवर यात्रा पे जाते थे ना, उनकी यात्रा की सुरक्षा को सुनिश्चित करना। इनकी बी आंसर इसमें बिल्कुल सही है, मानसरोवर यात्रा को सुनिश्चित करना। और मानसरोवर यात्रा को सुनिश्चित करने के साथ साथ जो यहाँ के भोटिया व्यापारी तिब्बत जाते थे, उन भोटिया व्यापारियों की सुरक्षा को भी सुनिश्चित करना। ठीक है, जो हमारे भोटिया व्यापारी जाते थे ना तिब्बत से व्यापार करने, तो उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए भी बाज बहादुर चंद तकलाकोट तक गया था। उसके बदले में वो भोटिया व्यापारी से कौन सा टैक्स लेता था? तो फिर उसने एक नगद टैक्स लेना शुरू किया, जिसको सिरती टैक्स कहा जाता है। मैं तुम्हें संरक्षण दूंगा, लेकिन तुम इसके बदले में मुझे टैक्स दोगे। तो भोटिया लोग उसमें वहां से जो बोरेक्स सुहागा होता था, सोने की धूल होती थी, वो लाते थे, राजा को उसी रूप में टैक्स दे देते थे। अगला देखिए, चंद शासक कीर्ति चंद ने निम्न स्थानों और राज्यों को विजित करके अपने साम्राज्य में मिलाया था, वो कौन कौन से थे? इनमें से आपको बताना है कि कौन कौन से इनमें से जो हमारे राज्य में स्थान थे या राज्य थे जिनको कीर्ति चंद ने अपने साम्राज्य में मिलाया था। अच्छा क्वेश्चन है ये, आपका स्टेनोग्राफर में पूछा गया था, स्टेनोग्राफर का जो पेपर हुआ था। कीर्ति चंद देखिए अजय काल के समकालीन था, अजय पाल को हराया भी था कीर्ति चंद ने। ठीक है, अजय पाल, उसमें गढ़वाल का राजा था अजय पाल। अब गढ़वाल में भी उसमें स्ट्रॉन्ग राजा था, कुमाऊं में भी स्ट्रॉन्ग राजा था। अजय पाल और कीर्ति चंद के बीच में दो युद्ध होते हैं, 1491 एंड 1492। 92 वाला युद्ध जीतता है कीर्ति चंद, ठीक है, देवघाट को सीमा बनाते हैं। लेकिन 92 में फिर युद्ध होता है, इसमें अजय पाल जीत जाता है। मैंने इतिहास में आपको कराया है। लेकिन कीर्ति चंद ने अपने एरियाज में भी क्या किया था? साम्राज्य विस्तार किया था। उसने उस समय आपका खगमरा कोट इसको जीत लिया था, शिवनेरा कोट जो कि सोमेश्वर में है इसको भी जीत लिया था, कोटोली को जीता था, केडारो बोरारो को भी जीत लिया था। यानी कि उपयुक्त सभी क्षेत्रों को यहाँ पर अपने साम्राज्य में मिला था कीर्ति चंद ने। चलिए, अगला क्वेश्चन है, फिर से आपका स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। महरा और फरत्याल दरबारी गुटों का संबंध चंदवंश से है। ग्राम प्रशासन के संदर्भ में कोटाल तथा पहरी नामक कर्मचारी चंदवंश से संबंधित था। ठीक है, बताइए इसमें कौन कौन से कथन सही हैं या गलत हैं? तो दिए गए, देखिए ये आपका स्टेनोग्राफर में ही पूछा गया था और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, दोनों ही कथन इसमें सही है। ठीक है, चंदवंश में देखिए महरा और फरत्याल जो दरबारी गुट थे ना, ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे। उसमें जब सोमचंद ने जो प्रधान का पद सृजित किया और प्रधान को गांव में टैक्स लेने के लिए भेजा, तो उसमें चंपावत के जो 5 महत्वपूर्ण जातियां थी, उन्होंने क्या किया था? उस बूढ़े को चौराहे पे काट दिया था और उस चौराहे का नाम बूढ़ चौराहा रखा गया, इससे लटका दिया वहां पे बूढ़े को। तो उसके बाद चंदवंश का संस्थापक सोमचंद समझ जाता है कि भैया यहाँ के जो लोकल रसूखदार लोग हैं उनको अपने शासन में शामिल करना आवश्यक है। ठीक है, उसके अलावा मेहरा और फरत्याल जो गुट था बहुत शक्तिशाली गुट था उसमें, तो इनको भी सोमचंद ने बहुत अच्छे से मैनेज किया। और जब उसने ग्राम प्रशासन का पद बनाया, तो ग्राम प्रशासन में जो हमारा सयाना होता था,
सयाना के सपोर्ट करने के लिए दो पद होते थे। सयाना के नीचे होता था कोटाल। कोटाल जो था असिस्टेंट था सयाना का, जो कि प्रधान होता था टैक्स कलेक्ट करने वाला। और कोटाल के साथ एक पहरी या पौरी भी होता था। इसके लिए पौरी टैक्स भी लिया जाता था। पौरी नामक एक टैक्स इसी पहरी के लिए लिया जाता था। पहरी मतलब गार्ड मान लो, ठीक है। तो दोनों ही कथन इसमें सही है। नेक्स्ट देखिए, टिहरी राज्य मंडल जो प्रजामंडल था ये कब स्थापित हुआ था? कई बार ये क्वेश्चन बनता है दोस्तों, टिहरी प्रजामंडल। टिहरी प्रजामंडल की स्थापना आपकी कब हुई थी? तो ये आपकी हुई थी, सी आंसर हो जाएगा, देहरादून में स्थापित हुआ था प्रजामंडल, ठीक है। और इसकी स्थापना की गई थी 1939 में, 1939 में। कौन कौन थे इसकी स्थापना में? तो उसमें इसकी संस्थापक जो थे वो एक आपके थे श्रीदेव सुमन। श्रीदेव सुमन, श्रीदेव सुमन का वास्तविक नाम क्या था? श्रीदत्त बडोनी, ठीक है। इनका वास्तविक नाम पूछ लेता है कभी कभी आयोग। श्रीदत्त बडोनी इनका वास्तविक नाम था। इनकी पत्नी का नाम विनय लक्ष्मी था, ये भी पूछा है आयोग ने, जो कि विधायक भी रही। एक इसमें श्रीदेव सुमन थे। श्रीदेव सुमन के साथ साथ इसमें दौलत राम जी थे। दौलत राम, जब इसकी स्थापना की गई थी देहरादून में। नागेंद्र सकलानी जी थे, नागेंद्र सकलानी, ठीक है, जो कि आपका बाद में शहीद हो जाते हैं। नागेंद्र सकलानी एल्डर ब्रदर थे किसके? विश्वेश्वर दत्त सकलानी जी के, जिनको वृक्ष मानव भी कहा जाता है। और इसमें एक व्यक्ति और थे भैया, हमारे गढ़वाली जी भी थे, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी। इन सभी लोगों के नेतृत्व में यहाँ पे क्या हुआ था? टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई थी देहरादून में, ठीक है। और प्रजातंत्रात्मक जो शासन की मांग को लेकर टिहरी रियासत में यह आपका जन आंदोलन शुरू हुआ था। और इसको मेनली लीड किया था श्रीदेव सुमन जी ने। और इसी के फलस्वरूप बाद में वो जेल में भूख हड़ताल भी करते हैं। और 84 दिनों की भूख हड़ताल के बाद वो शहीद हो जाते हैं। ब्रह्मदेव किससे संबंधित था? तो ब्रह्मदेव, ये क्वेश्चन कई बार कराया है। कत्यूरी वंश का जो राजा था ब्रह्मदेव, ठीक है, ध्यान रखेंगे, कत्यूरी वंश। इसको जागरों में भी इसका बहुत जगह उल्लेख आपको देखने को मिलेगा। जो जागर होते हैं ना, जागर वीर गाथाएं जो होती हैं, वहां पर ब्रह्मदेव का नाम बहुत ज्यादा आता है। नेक्स्ट देखिए, ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर से पौड़ी कब स्थानांतरित की गई थी? तो ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर से पौड़ी ये स्थानांतरित हुई थी 1840 में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो श्रीनगर से पौड़ी, यानी कि पौड़ी को मुख्यालय बनाया गया, जनपद मुख्यालय। पौड़ी जनपद कब बना? तो पौड़ी जनपद 1839 में बना। 1839 में पौड़ी जनपद बना, केवल जनपद। डिस्ट्रिक्ट कब बना बोलेंगे तो 1839 में। लेकिन इस पौड़ी को श्रीनगर से हटा के जब मुख्यालय हेडक्वार्टर बनाया गया ब्रिटिश गढ़वाल का, तो वो था वर्ष 1840 का, 1840। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा मंदिर सुदर्शन शाह द्वारा निर्मित करवाया गया था? तो सुदर्शन शाह ने निम्न में से कौन सा मंदिर बनाया था, बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, पीवाईक्यू मैं हमेशा बोलता हूँ, देखिए पीवाईक्यू में जो प्रश्न बने हैं ना, जिन टॉपिकों से प्रश्न बने हैं, उन्हीं टॉपिकों को आपको ज्यादा रिवीजन करना चाहिए। उन्हीं टॉपिकों से लगभग 60 से 70% क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में बनते हैं। तो सुदर्शन शाह ने इनमें से कौन सा मंदिर बनाया था? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा यमुनोत्री, ठीक है। यमुनोत्री का जो मंदिर था ये उत्तरकाशी जिले में स्थित है। यमुनोत्री मंदिर का निर्माण सुदर्शन शाह ने कराया था, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और कई बार गंगोत्री भी पूछता है। गंगोत्री मंदिर का निर्माण नेपाली जो गोरखा सेनापति था अमर सिंह थापा, इसने करवाया था, अमर सिंह थापा। चलिए आगे बढ़ेंगे। कुमाऊं में प्रथम गोरखा प्रशासक कौन नियुक्त हुआ था? तो पहला जो गोरखा प्रशासक, कुमाऊं में जो भी गोरखा प्रशासक नियुक्त होता था उसको क्या कहते थे? सुब्बा, ठीक है, सुब्बा। तो पहला सुब्बा कौन था कुमाऊं का? तो पहला सुब्बा था जोगामल्ल शाह। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। जोगामल्ल शाह आपका 1791 से लेकर 92 तक रहा कुमाऊं में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो पहला सुब्बा ही था। और इसने पहला भूमि बंदोबस्त किया था कुमाऊं में। पहला भू बंदोबस्त करने वाला गोरखा सुब्बा था, ये महत्वपूर्ण, याद रखिएगा, ठीक है। इसने क्या किया? उसमें पहले भू बंदोबस्त में 20 नाली भूमि पर, जिसके पास भी 20 नाली भूमि होगी ना, 20 नाली भूमि पर 1 रुपए टैक्स लगाया था इसने उस समय का, ठीक है, बहुत ज्यादा था, 1 रुपए टैक्स लगाया था उसमें। चलिए अगला क्वेश्चन है, गगदेश सेवा संघ, जिसे बाद में हिमालयन सेवा संघ के नाम से जाना गया, इसकी स्थापना किसने की थी? तो 1936 में स्थापित हुआ था गगदेश सेवा संघ, और बाद में इसको हिमालयन सेवा संघ बोला गया।
इसकी स्थापना किसने की थी? श्रीदेव सुमन जी ने। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, श्रीदेव सुमन जी ने। ठीक है, श्रीदेव सुमन जी कब शहीद हुए थे? क्वेश्चन कई बार बनते हैं। 25 जुलाई 1944 को, 1944 को श्रीदेव सुमन क्या हुए थे? शहीद हुए थे। इन्होंने आमरण अनशन किया था, इनकी बातें नहीं मानी जा रही थी। 1943 में इनको गिरफ्तार किया गया, टिहरी रियासत के द्वारा जेल में रखा गया। फिर इन्होंने लगातार 84 दिन की भूख हड़ताल की। अब देखिए, खाना पानी सब त्याग दिया, तो कब तक रहेगा भाई आदमी? और जेल में ही इनकी मृत्यु हो गई, शहीद हो गई है। टिहरी नरेश प्रताप शाह की मृत्यु के बाद शासन की बागडोर किसने संभाली थी? तो जब देखिए प्रताप शाह की मृत्यु हो जाती है, टिहरी रियासत मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया है। टिहरी रियासत में प्रताप शाह मात्र जब 21 वर्ष के थे ना, 21 वर्ष के, उस समय ये गद्दी पर बैठते हैं। ठीक है, प्रताप शाह। और उन्होंने प्रतापनगर की भी स्थापना की थी। प्रतापनगर इन्हीं के समय पे स्थापित हुआ था, बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन इनकी जो मृत्यु थी वो 1886 में हो जाती है, 1886 में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब जब ये इनकी मृत्यु होती है तो जो राजकुमार थे किशोरावस्था में थे, तो इसलिए राजमाता गुलेरिया, ठीक है ध्यान रखेंगे, तो राजमाता गुलेरिया ने उसमें शासन को संभाला था। राजमाता गुलेरिया, राजमाता गुलेरिया जो कि कीर्ति शाह की माता जी थी, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, इन्होंने फिर शासन को संभाला। फिर जैसे कीर्ति शाह योग्य हुए थे तो कीर्ति शाह के पास सत्ता चली जाती है। ठीक है, सबसे योग्य शासक भी टिहरी रियासत में कीर्ति शाह को ही माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए आपका, द खस फैमिली लॉ इन द हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ द यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ इंडिया, ये पुस्तक के लेखक कौन है? उत्तराखंड की जो वन लाइनर सीरीज थी ना, हमारे एप्लीकेशन, हमारे ये यूट्यूब चैनल पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वन लाइनर सीरीज में एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया था बहुत पहले। इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो है आपका LD जोशी, LD जोशी, जिनको हम जानते हैं लक्ष्मी दत्त जोशी जी के नाम से। ठीक है, द खस फैमिली लॉ इन द हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूनाइटेड प्रोविंस, ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन और बन सकता है। शॉर्ट में भी इनका नाम आ सकता है LD जोशी। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा, लक्ष्मी दत्त जोशी जी की बात हो रही है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है भैया आपका, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है आपको। ठीक है, ऑप्शन तो इसमें हट गए हैं, वैसे ही सुमेलित कर लेते हैं। एक तरफ आपके टैक्स दिए गए हैं, दूसरी तरफ ये टैक्स किसके लिए लिया जाता था वो यहाँ पर पूछा गया है। तो बताइए आपका कौन सा यहाँ पर सही सुमेलित हो जाएगा? तो चंद शासनकाल के इसमें टैक्स आपसे पूछे गए हैं। चंद शासनकाल में देखिए आपका जूलिया नामक जो टैक्स था, ये जूलिया टैक्स किसके लिए? नदी और पुलों पर लगता था। ठीक है, तो ए का हो जाएगा इसमें 2, ए का हो जाएगा 2। सिरती नामक टैक्स मैंने बताया, बाज बहादुर चंद ने जब कैलाश मानसरोवर यात्रा के श्रद्धालुओं को संरक्षण किया या संरक्षित किया, तो साथ ही भोटिया व्यापारियों को भी बोला कि अच्छे से व्यापार करो, कोई भी मार्ग में आपको अवरोध पैदा नहीं करेगा, बट बदले में आपको एक टैक्स देना होगा। तो सिरती क्या था? एक नगद टैक्स था। ठीक है, तो नगद लिए जाने वाला कर था, बी का हो जाएगा इसमें 4 आपका। कटक जो था सेना के लिए लिए जाने वाला टैक्स था, तो सी का हो जाएगा आपका 1। और खेनी कपीनी, ठीक है, खेनी कपीनी जो था आपका, ये आपका कुली बेगार का टैक्स था, तो डी का हो जाएगा 3। ठीक है, तो 2 4 1 3 इसका सही सुमेलित होगा। ठीक है, खेनी कपिलनी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ये कुली बेगार हेतु लिए जाने वाला टैक्स था। चलिए, तो दोस्तों ये था आज उत्तराखंड PYQ पार्ट 46, और 2025 के और भी कुछ क्वेश्चन रहे होंगे तो एक पार्ट और दे दूंगा मैं इसका, और बाकी हिंदी के भी और GS के भी जो क्वेश्चन होंगे 2025 के, वो मैं आपको करवा दूंगा। और बाकी जो हमारी टेस्ट सीरीज है वो कंटिन्यू रहेंगी, उत्तराखंड जी के सामान्य हिंदी और GS वाली, उसको आप फॉलो कीजिएगा। ठीक है, बाकी हमेशा की तरह बोलूंगा यार, अपने जीवन में एक पेड़ अवश्य लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें। जल्दी मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाकी एप्लीकेशन स्टोर पे टेस्ट सीरीज चल रही है आगामी री एग्जाम के लिए और अन्य सभी ग्रुप सी एग्जाम के लिए 50+ एवरग्रीन ग्रुप सी टेस्ट सीरीज, जो कि UP SSC के लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है। इसके अलावा आपका सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट भी चल रहे हैं विद डिटेल्ड सॉल्यूशन, और 31 मार्च तक नवरात्रि ऑफर चल रहा है सभी कोर्स और टेस्ट सीरीज पर, जिसमें 25% ऑफ है। कोई भी टेस्ट इनरोल करना है तो कूपन कोड का लाभ अवश्य उठाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय देवभूमि।